आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और कोलकाता में बंगाल हिंसा में पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले। बीजेपी का दावा है कि नतीजों के बाद की हिंसा में उसके 11 कार्यकर्ताओं की जान गई है। साथ ही पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से गैंग रेप की कोशिश की और तेजाब से हमला किया। ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, गैंग रेप हुआ। जेपी नड्डा ने टीएमसी पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। ये भी कहा कि उन्होंने आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता आज तक नहीं देखी। आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए बीजेपी को ही हिंसा का जिम्मेदार बताया। ममता बनर्जी कल सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ममता बनर्जी अकेले शपथ लेंगी। वो लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। इसके बाद 6 मई को मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को निमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी शामिल होने का न्योता है। जिस समय ममता बनर्जी शपथ लेंगी, बीजेपी उस वक्त देश भर में धरना देगी। बीजेपी का ये धरना बंगाल हिंसा के खिलाफ होगा। पश्चिम बंगाल के हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके चिंता जताई। राज्यपाल ने उन्हें बताया कि नतीजों के बाद हिंसक झड़प बेरोक-टोक जारी है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री की गंभीर चिंताओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साझा किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर शामिल हुए। ये समीक्षा बैठक करीब 45 मिनट तक चली। उधर पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। बीजेपी ने अपनी याचिका में हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की। इंडिक कलेक्टिव संस्था की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतने लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है। मैं राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि आपे से बाहर जाएगा शासन तो राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि मौजूदा हालात में दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। कोर्ट ने पूछा कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि ये भावनात्मक मामला ही है, क्योंकि इससे लोगों की जानें जा रही हैं। देश में कोरोना के नए मामले का ग्राफ गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,57,229 नए मामले सामने आए और 3,449 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 3,20,289 लोग ठीक भी हुए। अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग भी 16,63,742 हुई, जो पिछले दिन से ज्यादा है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो तो आरटीपीसीआर न कराएं। एक बार नेगेटिव आ गए हैं तो आरटीपीसीआर रिपीट न करें। एंटीजन टेस्ट सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किए जाएं। बाजारों, आरडब्ल्यूए सब जगह रैपिड टेस्ट हो, इसकी सुविधा 24 घंटे रहे। इस बीच एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए उन इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए जहां का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है।
बिहार में 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान खुलेंगे। सार्वजनिक वाहन सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ रेल हवाई का सफर करने वाले लोगों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत होगी। फेरी वाले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सामान बेच सकते हैं। रेस्टोरेंट से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हालांकि शादी समारोह में 50 और श्राद्ध में 30 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार सरकार का ये फैसला पटना हाईकोर्ट की उस कड़ी टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उसने सरकार से पूछा था कि आखिर बिहार में कब लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन तोड़ने वालों से उठक बैठक कराई जा रही है। यूपी सरकार ने शराब की बिक्री पर कोरोना सेस लगा दिया है। कोरोना की वजह से यूपी में शराब की बिक्री में कमी आई है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 36,000 प्राइवेट स्कूल से कहा है कि वो छात्रों से 15% कम फीस ले। महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना के नए मामलों के साथ मौत भी कम हो रही है। राज्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट ही 27% आता 22% आलेली आहे आणि त्यामुळं टेस्टिंग केल्यानंतर जे काही पॉझिटिव्हिटी रेट आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा 5% घट त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर भी आती है तो उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार पहले से रखेगी। सरकार के दावों की माने तो जल्द ही महाराष्ट्र में एक दिन में 8 लाख लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र के पास अभी 9 लाख वैक्सीन डोज है, जो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। महाराष्ट्र में अब तक 1,65,00,000 वैक्सीन डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.